तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पिट टॉप एंड पिट बॉटम लेआउट के एमसीक्यूज देखेंगे। ये पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा। और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज नीडेड व्हाट इज द नीड ऑफ शाफ्ट पिलर। शाफ्ट पिलर की जरूरत क्या है, क्यों है हमें शाफ्ट पिलर की जरूरत। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है टू सपोर्ट द सरफेस स्ट्रक्चर्स, सरफेस स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए, शाफ्ट के कर्वेचर को फिनिशिंग देने के लिए, संप स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। भाई शाफ्ट मजबूत बना लोगे तो फिनिशिंग, कर्वेचर को फिनिशिंग क्यों दोगे शाफ्ट के कर्वेचर को। वो तो आप वैसे भी दे सकते हो ना, शाफ्ट पिलर के बिना भी दे सकते हो फिनिशिंग। तो संप स्टैब्लिश करने के लिए मुझे शाफ्ट पिलर की जरूरत क्या है, शाफ्ट पिलर किसकी बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये आपका शाफ्ट हो गया, तो मुझे संप स्टैब्लिश करना होगा तो मैं वैसे भी डेप्थ बढ़ा के कर लूंगा। शाफ्ट पिलर क्या है, यहां पर इस तरीके से कोयले का या रॉक का ब्लॉक छोड़ना बड़ा सा, और इसमें जितना कम हो सके उतने कम छेद करना। ठीक है, ये होता है मेन शाफ्ट पिलर। ये आपका शाफ्ट पिलर है जो कि शाफ्ट के चारों तरफ होता है। ठीक है, ये आपका शाफ्ट पिलर होता है। तो ये बेसिकली आपका सरफेस के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक, सरफेस के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है। जो वजन आता है सरफेस से, जो वजन आता है उस पूरे वजन को ये जो है तो झेलता है। इसलिए आपका सरफेस स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ कैलकुलेटिंग रूल फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ शाफ्ट पिलर। शाफ्ट पिलर का साइज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल नहीं है, निम्न में से कौन सा रूल नहीं है। ड्रॉन्स रूल, फॉस्टर्स रूल, बॉयल्स रूल, या फिर वेडेंस रूल। बिल्कुल सही जवाब, बॉयल्स रूल जो है तो शाफ्ट के पिलर का साइज कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अकॉर्डिंग टू ओ डोनाह्यूज फार्मूला विच फार्मूला इज इनकरेक्ट फॉर विड्थ ऑफ पिलर इन इंक्लाइंड सीम्स। डोनाह्यूज फार्मूला के अनुसार निम्न में से कौन सा फार्मूला इनकरेक्ट है पिलर्स की विड्थ कैलकुलेट करने के लिए इंक्लाइंड सीम्स में। तो ऑन राइज साइड, ऑन राइज साइड होगा। राइज साइड में ये फॉर्मूला है, आपका डिप साइड में ये फॉर्मूला है, आपका ट्रू डिप के लिए ये फॉर्मूला है, और आपका अलोंग द स्ट्राइक है ये फॉर्मूला है। तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, ओ डोनाह्यूज के द्वारा कौन सा फॉर्मूला नहीं दिया गया है। तो ओ डोनाह्यूज के द्वारा यह वाला फॉर्मूला नहीं दिया गया है। उसके द्वारा 3 फॉर्मूले दिए गए हैं कि अगर राइट साइड में है तो यह फॉर्मूला यूज करिए, अगर डिप साइड में बताना है कि शाफ्ट का पिलर की विड्थ कितनी होनी चाहिए तो यह फॉर्मूला यूज करिए, और अगर अलोंग द स्ट्राइक कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा आपके द्वारा। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ पिलर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। पिलर का साइज कैलकुलेट करना है तो निम्न में से कौन सी चीजों में डिपेंड करेगा। ठीक है, पिलर का साइज कैलकुलेट जो हम करते हैं तो वो कैलकुलेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ ड्रॉ पे, थ्रो पे, सीम की इंक्लिनेशन पे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव पे। तो यहां पर आपका ये बोलता है कि भाई आपका एक साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होता है। जब भी शाफ्ट पिलर का जब भी हम साइज कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक साइंटिफिक रिसर्च पर जो है तो हम डिराइव करते हैं।
ठीक है, पिलर का साइज कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं, और वह जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, एंगल ऑफ ड्रॉप पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंगल ऑफ ड्रॉप पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच बेल्ट इज यूज्ड टू मेंटेन द ग्राउंड स्टॉक इन कन्वेयर इंक्लाइन टॉप लेआउट। कन्वेयर इंक्लाइन टॉप लेआउट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक बेल्ट ऐसा होता है जो कि छोटा सा बेल्ट होता है, और वो मेनली ग्राउंड का स्टॉक मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ग्राउंड का स्टॉक मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें आपका कौन सा बेल्ट है, वो छोटा सा मेन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, इंक्लाइन बेल्ट या एएफसी। तो उस छोटे से बेल्ट का नाम है क्रॉस बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ये बोलता है रेजिंग कैपेसिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अंडरग्राउंड माइंस की रेजिंग कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, शाफ्ट की कैपेसिटी पे, या फिर माइन कार्स को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है पिट टॉप पे, या फिर माइन कार्स को पिट बॉटम पे कैसे हैंडल किया जा रहा है, या फिर इनमें से सभी पे डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, इनमें से सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे आपकी शाफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, या फिर आप माइन कार्स को पिट टॉप पे किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, या फिर आप पिट बॉटम पे माइन कार्स को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, तो इन सभी पे आपकी रेजिंग कैपेसिटी अंडरग्राउंड माइन की डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिंग कैपेसिटी मतलब कि आप कितना मटेरियल ऊपर उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पिट टॉप एंड पिट बॉटम डिजाइन। जो पिट टॉप और पिट बॉटम का डिजाइन किया जा रहा है, वो उसका डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टारगेट क्या है। ठीक है, इनके अलावा जो भी है उस पर डिपेंड नहीं करता। मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मेन टारगेट क्या है, क्या कारण है। शाफ्ट को उसकी फुल कैपेसिटी में यूज करना, कम से कम टब्स का इस्तेमाल करना सर्किट में, कम से कम ऑपरेटिव्स होने चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो है उसके कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग, ये नहीं कि बहुत सारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स हो गए, बहुत सारे ऑपरेटर्स बैठा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने कम हो सके उतने कम ऑपरेटिंग पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ, इनमें से सभी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिजाइन करने का। तो आपका ऑल ऑफ द अबाउ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पिट टॉप एंड पिट बॉटम लेआउट। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव कौन से टारगेट नहीं है पिट टॉप और पिट बॉटम लेआउट के डिजाइन, या फिर डिजाइन के लेआउट डिजाइन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है आपको। तो टब्स के स्टडी फ्लो को मेंटेन करना, मिनिमम डेकिंग टाइम, आपका हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोल, मैक्सिमम डेकिंग टाइम। तो आपका यहां पर मैक्सिमम डेकिंग टाइम इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली कि आपका टब्स का स्टडी फ्लो मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करके रखना है कि टब्स आपके लगातार चलते रहें। ठीक है, डेकिंग टाइम भी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और आपका अलग अलग ग्रेड्स को हैंडल करने का तरीका अलग होना चाहिए, अलग अलग आपका मेंटेन कर सको आप पिट टॉप और पिट बॉटम लेआउट डिजाइन से, कि भाई मेरे को ये और को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है, ये मेरा डेकिंग पॉइंट होगा, ये केज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें हम कंसिडर करके चलते हैं, तो अलग अलग कोयले के ग्रेड्स को भी हैंडल करना पड़ता है हमें, ताकि एक पर्टिकुलर ग्रेड हम सामने वाले को दे पाए। तो इसलिए आपका ये चीज भी हैंडल करने का मेन टारगेट होता है, बट मैक्सिमम डेकिंग टाइम नहीं होता है। डेकिंग टाइम हमेशा मिनिमम रखते हैं हम, जितना कम हो सके उतना कम टाइम लगे। ठीक है, तो ये कोशिश रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका मेन टारगेट नहीं है डिजाइन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस माइन कार्स शैल नॉट बी यूज्ड अंडर ग्रेविटी फ्रीली ऑन एन इंक्लाइन। किसी भी इंक्लाइन पर माइन कार्स को फ्रीली यूज नहीं करना है अंडर ग्रेविटी।
तो उसकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में नहीं करना है? शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए केस में, लॉन्ग डिस्टेंस के केस में, हाई ग्रेडियंट के केस में, या फिर लो ग्रेडियंट के केस में? देखिए, अगर ग्रेडियंट हाई है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आंसर गलत दे रहे हो इसलिए बोल रहा हूं। ये हाई ग्रेडियंट है, मान लीजिए 1 in 6 का ग्रेडियंट है, 1 in 6 का ग्रेडियंट है, ठीक है। अब 1 in 6 का ग्रेडियंट है तो मैं क्यों नहीं फ्रीली फॉल कर दूंगा, मेरा फ्रीली जाएगा भाई, मेरा इंजन यहाँ बैठा हुआ है, रोप से टब्स अटैच्ड है और टब्स को मैं फ्रीली भेजूंगा। देखो किसी भी कंडीशन में ना टब्स को नॉर्मली बिना रस्सी से कनेक्ट किए तो नहीं भेजते हैं कि धड़धड़ाते हुए भेज दें, ठीक है, ऐसा कभी नहीं किया जाता, उसके लिए मैनेजर के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये तो अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो रोप से ही कनेक्टेड होगा। लेकिन अब मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे टॉप से बस यहाँ पे तो मतलब सॉरी यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक मुझे भेजना है, बस ज्यादा दूरी नहीं है, 100 मीटर की दूरी है, मैक्सिमम 100 मीटर की दूरी है, ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम 100 मीटर का है, शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं फ्रीली क्यों नहीं भेज सकता, क्या दिक्कत होगी मुझे? कोई दिक्कत नहीं है यार, ग्रेडियंट हाई है तो क्या दिक्कत है, आराम से जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है यहीं पे, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तो आप क्लियर, 2 आदमी खड़े कर दोगे, रास्ता पूरा क्लियर होगा, ठीक है, रास्ता पूरा क्लियर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा बहुत लंबी माइंस है, बहुत दूर तक भेजना है, बहुत दूर तक एकदम अंदर तक भेजना है मुझे, है ना, उस केस में मैं यहां से लेके यहां तक पूरा चेक तो नहीं कर सकता ना, यहाँ बंदे लगातार बैठा के रखना ये भी एक कठिन काम है, कब कौन आ जाए रास्ते में, किसका एक्सीडेंट हो जाए, ये एक दिक्कत का काम होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम ये नहीं कर सकते कि अंडर ग्रेविटी हम जाने दे रहे हैं, चलो ठीक है, जब पहुंच जाएगा तो वहां एक बंदा तो खड़ा ही है बहुत दूर, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये काम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग लोडेड टब्स? लोडेड टब्स की हैंडलिंग के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रीपर, कन्वेयर, टिपलर, स्टॉप ब्लॉक। लोडेड टब्स को हैंडल करने के लिए, या फिर मैं यूं कहूं कि मैं लोडेड टब्स को एम्प्टी करना चाहता हूं, खाली करना चाहता हूं, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा इनमें से? टिपलर, ठीक है, तो टिपलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एलिवेट द टब्स टू डेकिंग लेवल? नीचे से टब्स को एलिवेट करके डेकिंग लेवल तक लाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेपलर का, हॉलेज इंजन का, क्रीपर का, या क्रेन का? ऑब्वियस सी बात है आप क्रेन का नाम लोगे, बट क्रेन इज नॉट द राइट आंसर। नहीं, हॉलेज इंजन, अरे क्रीपर का इस्तेमाल करते हैं यार, क्रीपर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रीपर पर्टिकुलरली इसी काम के लिए होता ही है, उठा देता है वो धीरे धीरे टब्स को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाता है क्रीपर। जैसा आपका टिपलर है वो लॉकिंग करके जो है तो टब्स को उल्टा कर देता है, ठीक है, वैसे ही आपका क्रीपर है कि टब्स को लॉक करके ऊपर की तरफ धीरे से लिफ्ट जैसे उठा देता है। मतलब टब्स को यहां से ट्रैक यहां ऊपर आया है डेकिंग लेवल तक, ट्रैक बिछा हुआ है, तो अपने से टब्स तो जाएंगे नहीं, और यहाँ पे आप हॉलेज इंजन लगाओगे नहीं, तो क्या करोगे, ये क्रीपर क्या करेगा, इसको पकड़ के खींच के ऊपर की तरफ लेके जाता है,
क्रीपर का फिगर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं बिल्कुल शो कर देता विपुल। Which of the following can be used for emptying the loaded tubs for dumping in yards? बिल्कुल। अरे हो गया यार, देख लेना, खुद ही गूगल कर लो। Which of the following can be used for emptying the loaded tubs for dumping in yards? टिपलर, ट्रैवलिंग टिपलर, क्रीपर, ट्रैवलिंग कीपर, क्रीपर। बहुत बड़े यार्ड में अगर टब्स को खाली करना है तो आप निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बहुत बड़े यार्ड में अगर टब्स को खाली करना है तो हम ट्रैवलिंग टिपलर का इस्तेमाल करते हैं। है टिपलर ही, बट एक नॉर्मल टिपलर क्या करता है, ये शूट्स में जो है तो खाली करने का काम करता है, बट जो ट्रैवलिंग टिपलर है ये आपका अलग अलग जगह पर ले जाके पूरे यार्ड में खाली करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ रन अराउंड अरेंजमेंट? निम्न में से रन अराउंड अरेंजमेंट का डिसएडवांटेज क्या नहीं है? लार्ज स्पेस की जरूरत पड़ती है, लार्ज नंबर ऑफ टब्स की जरूरत पड़ती है, सर्किट बहुत लंबा हो जाता है, लार्ज रेडियस, कर्वेचर का रेडियस बहुत बड़ा देना पड़ता है। कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है रन अराउंड अरेंजमेंट का? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज है भाई, रन अराउंड अरेंजमेंट का बहुत बड़े स्पेस में ये फैला होता है, ये है डिसएडवांटेज। दूसरा आपका लॉन्ग सर्किट, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपका सर्किट बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और आपका रेडियस कर्व जो है, ये जो कर्व आप देख रहे हो यहां पर, ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये कर्व भी बहुत बड़ा होता है, इसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डोर्स ऑफ एन एयरलॉक? अगर एयरलॉक में हम जैसे 3 दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं तो 2 डोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? जो आपका सबसे लंबा टिम्बर या रेल जो आप ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, जो सबसे लंबा टिम्बर या फिर रेल ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं, रेल मतलब पटरी, पटरा वगैरह, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, या फिर इनमें से कुछ नहीं? मैं इसीलिए बोलता हूं पहले से पढ़ के आइए, आप लोगों को 2-3 दिन पहले बोला था कि पूरा पढ़ के रखिए, छोटा सा चैप्टर था। क्योंकि एमसीक्यूज डिस्कस करने जब हम आते हैं तो उतना अगर मैं डिटेल में चला जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यार कि हम लोग जब यहाँ पे मैं एमसीक्यूज लेके आता हूँ तो देखो एक चीज ये होती है कि हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, इसलिए भी डिस्कस किया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं या फिर मैं जो आंसर चाह रहा हूं वो आप समझ पाओगे कि नहीं। मैं चाहूं तो आप ये भी जानते हो कि हम लोग तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी दे सकता हूं, उस केस में आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है, तो आप उसमें गलत आंसर दे दोगे। इसलिए डिस्कशन वीडियो लेक्चर्स इसीलिए होता है, ठीक है, कि आपको मैं ये बता सकूं कि मुझे क्या चाहिए आपसे, मैं कौन सा आंसर चाहता हूं आपसे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैंने लिखा है तो उससे मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आपको ये चीज आप सीखने आते हो यहाँ पे कि यार हमें
एग्जाम हॉल में भी जब हम बैठे तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आया कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है आखिर, और उसकी प्रैक्टिस ही हम यहां पर करते हैं। जस्ट ऐसे देखो कि मैं एक एग्जामिनर हूं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, हो सकता है मैंने वो चीजें पूरी तरह से नहीं लिख पाई है ना, मैं नहीं लिख पा रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पूछो क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे वीडियो लेक्चर में मिलता हूं कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएं क्वेश्चन पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ हॉलेज इज यूज्ड इन डिप डिस्ट्रिक्ट्स? डिप डिस्ट्रिक्ट्स में किस टाइप के हॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए? डायरेक्ट, एंडलेस, मेन एंड टेल हॉलेज, या फिर इनमें से सभी का इस्तेमाल करना चाहिए? पर्टिकुलरली इसका 14 का नहीं बताया। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमेशा जो आपका टिम्बर्स है या रेल्स है उनसे अधिक डिस्टेंस पर होना चाहिए, कम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट हॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉलेज इज यूज नियर शाफ्ट बॉटम? शाफ्टों के बॉटम के पास कौन सा हॉलेज यूज करना बेटर होता है? एंडलेस, डायरेक्ट, ग्रेविटी, ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरेंजमेंट फॉर मिड सेट लैंडिंग इफ गाइड रोप्स आर यूज्ड? निम्न में से मिड सेट लैंडिंग का अरेंजमेंट कौन सा नहीं है? जो मिड सेट लैंडिंग की जाती है, ठीक है, मिड सेट लैंडिंग अरेंजमेंट है, उसमें निम्न में से कौन सा उसके अरेंजमेंट में नहीं आता है? हिंज्ड प्लेटफॉर्म, स्टॉप ब्लॉक्स, स्किप्स, सेफ्टी गेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्किप्स। आपको डायरेक्टली ये चीज डीजे देशमुख में दिया हुआ है कि मिड सेट लैंडिंग अरेंजमेंट में हिंज्ड यूज होता है, स्टॉप ब्लॉक्स होते हैं और सेफ्टी गेट्स होता है। ठीक है, स्किप्स नहीं होते। वो पर्टिकुलरली इस अरेंजमेंट के लिए स्किप्स नहीं बोलोगे, आप स्किप्स का इस्तेमाल तो करोगे, करोगे, बिल्कुल करोगे स्किप्स का इस्तेमाल, बट मैं पर्टिकुलरली इस अरेंजमेंट के लिए पूछना चाह रहा हूं कि इस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्या है। स्किप्स तो नॉर्मली यूज करोगे यार, उसके बिना कैसे रेजिंग और लोवरिंग करोगे? क्वेश्चन नंबर 18, स्किप तो यूज करोगे ही आप विकास भाई, आपको मटेरियल को रेज और लोअर करना है तो आप स्किप्स का इस्तेमाल नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करोगे, केज का, स्किप्स का, केजेस और स्किप्स हमेशा लिखा रहता है, चाहे केज करो चाहे स्किप्स करो। ठीक है, तो वो तो यूज होना ही है, उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अपन जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स प्लेटफॉर्म ब्रिज बिटवीन मिडसेट एंड केज? मिडसेट लैंडिंग अरेंजमेंट में प्लेटफॉर्म, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रिज बनाने का काम करता है मिडसेट के और केज के बीच में? मतलब कि आपका यहां पर एक मिडसेट लैंडिंग है और जब केज यहां पर आकर रुकता है तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनता है, ये कोलैप्सिबल होता है, मतलब ये पहले ऐसे खड़ा रहता है और जैसे ही केज आता है ये नीचे गिर जाता है, तो ये ब्रिज बनाने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी गेट, हिंज प्लेटफॉर्म, कैप्स, या फिर सेफ्टी कैचेस? तो इसको बोलते हैं हिंज्ड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी गेट्स खुलने का काम करते हैं। ठीक है, यहां पर सेफ्टी गेट जो होता है ये खुलने बंद होने का काम करता है, खुलता बंद होता है। जैसे कि आप क्या देखते हो भाई, लिफ्ट में जब देखते हो कि लिफ्ट के बीच में और जिस फ्लोर पे आप जाते हो
तो उसके बीच में, तो फ्लोर पे भी एक गेट होता है, एक गेट लिफ्ट में भी होता है, तो दोनों में गेट होते हैं। सेफ्टी गेट्स का काम करता है लिफ्ट, जो फ्लोर पे गेट होता है वो सेफ्टी गेट का काम करता है, नहीं तो कोई भी जाके लिफ्ट में कूद ना जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, सब स्पाइडरमैन बन के भागोगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग is used for controlling the tubs at mid set in mid set landing arrangement। बीच में ही टब्स को, मिड सेट लैंडिंग पर ही टब्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्टॉप ब्लॉक करता है, स्पीड इंडिकेटर करता है, बफर करता है, सेफ्टी कैचेस। देखिए आंसर देने से पहले हमेशा ये देखिए कि मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूं। आंसर देने से पहले हमेशा ये देखिए भाई, मैं मिड सेट लैंडिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, और मिड सेट लैंडिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? 3 ही तो हैं। कौन कौन से थे? इनके बाहर आपको जाना ही नहीं है। मिड सेट लैंडिंग अरेंजमेंट में 3 ही चीजें याद रखिए, हिंज प्लेटफॉर्म, स्टॉप ब्लॉक, सेफ्टी गेट्स। ठीक है, अब इन 3 में से ही आपका एक आंसर होगा, 3 में से ही कोई एक होगा। स्टॉप ब्लॉक, स्पीड इंडिकेटर, बफर्स, या फिर सेफ्टी कैचेस। बिल्कुल स्टॉप ब्लॉक। इन 3 को याद कर लो, मिड सेट लैंडिंग अरेंजमेंट से कोई से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे आंसर। इन तीनों के काम याद कर लो कि तीनों का काम क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं हिंज्ड प्लेटफॉर्म। हिंज्ड प्लेटफॉर्म का काम क्या है भाई? यहां से एक ब्रिज बनाना। ठीक है, सेफ्टी गेट्स का काम क्या है? कि दरवाजा खोलना बंद करना। और आपका इसका काम क्या हो जाता है स्टॉप ब्लॉक्स का? कि टब्स को कंट्रोल में रखना मिड सेट पे। Question number 20. Which of the following is used at bottom of the shaft to tighten the guide ropes? शाफ्ट रिप के बॉटम में गाइड रोप्स को टाइट रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? स्टॉप ब्लॉक, सेफ्टी कैचेस, चीज वेट, ऑल ऑफ दी अबव। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है, मैं पर्टिकुलरली रन अराउंड मिड सेट और लैंडिंग अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे यू आर फ्री टू आंसर एनीथिंग। ठीक है, एक बैरियर अड़ जाता है तो चीज वेट का इस्तेमाल करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग अपकास्ट एंड डाउनकास्ट सम्प, डाउनकास्ट शाफ्ट सम्प? अपकास्ट और डाउनकास्ट शाफ्ट के सम्प को कनेक्ट करने का एडवांटेजेस क्या है? इफेक्टिव वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छे तरीके से होता है। दोनों अपकास्ट और डाउनकास्ट शाफ्ट के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करने के में भी मदद करता है, मतलब कि इसकी हवा उसमें नहीं जाएगी। ठीक है, बीच में से ही नहीं जाएगी। शॉर्ट सर्किट मतलब कि भाई आप शाफ्ट से हवा भेज रहे हो, डाउनकास्ट शाफ्ट से हवा भेज रहे हो, कहां? चाह रहे हो कि पूरी माइंस में घूमते हुए, है ना, और फिर अपकास्ट शाफ्ट से बाहर निकले, लेकिन आपने दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर वाटर सील का काम करता है, और शॉर्ट सर्किटिंग मतलब कि अब इसकी हवा डायरेक्ट यहां भी जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहां से निकल जाएगा, यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अगर मैंने दोनों के संप को कनेक्ट किया है तो ये शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगा, डायरेक्टली हवा नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सभी फायदे हैं, ये सभी एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एडवांटेजेस आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। What must be clear space between bottom and pit bottom if submersible borehole pumps are used in sump? जो आपका समर्सिबल बोरहोल पंप यूज कर रहे हो संप में, ठीक है, समर्सिबल बोरहोल पंप यूज कर रहे हो संप में, तो भाई ये देखिए, ये मेरा संप, ठीक है, यहां पे मेरा पंप बैठा हुआ है, यहां से पाइप गई है, और ये पाइप का जो बॉटम है, पंप का जो बॉटम है, पंप यहाँ पे मैंने बैठाया हुआ है, पंप का बॉटम। तो पंप के बॉटम के और पिट के बॉटम के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर।
तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 400 मीटर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, तो इसको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेन सम्प? मेन सम्प का हमेशा लोकेशन कहां पर होता है? डिप साइड ऑफ पिट बॉटम, राइट साइड ऑफ पिट बॉटम रोडवे में, या डिप साइड ऑफ पिट टॉप? इसका तो डायरेक्ट आंसर है, तो हमेशा पिट बॉटम के डिप साइड में ही संप बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेन सम्प? मेन सम्प के फीचर्स क्या हैं? डिपिंग मस्ट बी टुवर्ड्स डिप मोस्ट लेवल गैलरी जंक्शन। जो संप है हमेशा जो डिप मोस्ट मतलब कि सबसे निचला लेवल वाली जो गैलरी की जंक्शन है उसकी तरफ झुकाव होना चाहिए मेन संप का। जो फुटवाल्व है पंप का वो हमेशा हम जंक्शन में ही रखेंगे। पंप का जो फुटवाल्व रखते हैं मेन संप में तो वो हमेशा जंक्शन में ही रखना है ना, किसी गैलरी में नहीं रखना है। पिट शैल बी फॉर्म्ड एट जंक्शन इन केस ऑफ फ्लैट सीम, और अगर फ्लैट सीम है तो आप वहां पे एक गड्ढा बना देंगे, फ्लैट सीम है तो, ताकि पानी बह के आए तो इकट्ठा हो सके। फ्लैट सीम में तो पानी इकट्ठा होगा नहीं, तो उसमें आपको गड्ढा बनाने की जरूरत है। अगर इंक्लाइन सीम है तो एक कोंटा में जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा। इंक्लाइन सीम है तो यहाँ पे जाके एंड में जाके पानी पूरा भर जाएगा, ठीक है, पूरा पानी भर जाएगा। लेकिन अगर फ्लैट सीम है तो नहीं भरेगा, तो एक गड्ढा बनाना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सब फीचर्स है मेन सब के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मेन सम्प? मेन सम्प का निम्न में से कौन सा फीचर नहीं है? सक्शन हेड हमेशा 6 मीटर से अधिक होना चाहिए। संप शैल हैव कैपेसिटी टू स्टोर वाटर अप टू 24 आवर्स। संप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, रेनी सीजन में अगर पंप आपका खराब भी हो जाता है तो 24 घंटे तक पानी स्टोर करके रख सके। ओवरफ्लो अरेंजमेंट होना चाहिए डिप गैलरी की तरफ। ओवरफ्लो के कारण कभी भी पंप के पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आपका ये बोलता है कि जब कभी भी ओवरफ्लो होता है तो आपका जो सबसे डिपमोस्ट गैलरी है पानी बह के वहां चला जाए, क्योंकि ओवरफ्लो को आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट नहीं है। यहां पर आपका सक्शन हेड कभी भी 6 मीटर से अधिक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ये सारी चीजें लिखाया भी है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ मेन सम। मेन सम के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है कि डिपमोस्ट लेवल गैलरी जंक्शन की तरफ डिपिंग होना चाहिए ताकि वाटर एक कॉमन पॉइंट की तरफ फ्लो करे। ध्यान से सुनना, मैं सारे एसेंशियल फीचर्स आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर नहीं सुन पाते हो, कोई चीज छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग में एक बार जरूर सुन लेना। टोटल 8 फीचर्स है मेन संप के। पहला फीचर ये है कि डिपमोस्ट लेवल गैलरी जंक्शन की तरफ डिपिंग होना चाहिए ताकि वाटर एक कॉमन पॉइंट की तरफ फ्लो करे। पंप के फुटवॉल को जंक्शन में रखते हैं, पंप के फुटवॉल को जंक्शन में रखते हैं। फ्लैट सीम्स में जंक्शन में एक पिट बना देते हैं और इस पिट का जो डाया होता है 1.8 मीटर होता है और इसकी जो गहराई होती है 1.2 मीटर इसकी गहराई होती है। पिट में जो बनाते हैं अपन जंक्शन में फ्लैट सीम्स के केस में, ठीक है। सक्शन हेड 6 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है और पंप फ्रीली और स्मूथली काम करता है, ठीक है। तो नॉट मोर देन होना चाहिए था यहां पे आंसर। नॉट मोर देन होगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं है मोर देन 6 मीटर बोल रहा है तो 6 मीटर से अधिक हुआ तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और पंप आपका फ्रीली और स्मूथली काम नहीं करेगा। तो 6 मीटर से कम रखेंगे तो आपका फ्रीली और स्मूथली काम करेगा पंप। अगर रेनी सीजन में पंप फेल हो जाता है तो संप में 24 घंटे तक पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होना चाहिए। ओवरफ्लो अरेंजमेंट होना चाहिए जो कि डिप गैलरी से कनेक्टेड हो। आपका पावर हाउस का जो पोजीशन होना चाहिए, ओवरफ्लो के कारण कभी भी पंप पर कोई इफेक्ट ना हो ना पड़े। और शाफ्ट से पंप हाउस तक ट्रैक्स बिछे होने चाहिए ताकि हम पंप को, मोटर को, पाइप्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये टोटल 8 फीचर्स हैं, एसेंशियल फीचर्स हैं, ये लिखाया हूं मैं, तो इनको जाके एक बार पढ़ लीजिए। तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं।
इनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आज इतने ही क्वेश्चंस थे। तो शाम को मिलते हैं। माइंड रेस्क्यू रूल आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा रूल स्टार्ट करेंगे, रूल या रेगुलेशन जो भी है वो स्टार्ट करेंगे हम। आज माइंड रेस्क्यू रूल खत्म हो जाएगा आपका आधे घंटे में।